हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स। जो बीपीएससी TRE 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि फ्रेंड्स 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में डेट अनाउंस हुआ है। तो उसके लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फ्रेंड्स मैं विश्व के भूगोल से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं इस बार मैंने पार्ट 2 लेकर आया हूँ। याद रखिएगा, पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ से आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन विगत वर्ष में बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन फ्रेंड्स, अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स देखिएगा। मैंने पार्ट 1 में आपसे बता दूं, पार्ट 1 से 1 से मैंने 52 प्रश्न करा दिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में मैं 53 से लेकर के 101 प्रश्न तक कराऊंगा। ठीक है ना। 53 से लेकर 101 प्रश्न कराऊंगा पार्ट 2 में। तो 53 प्रश्न कह रहा है कि फिजी द्वीप कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, फिजी द्वीप आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा जो फिजी द्वीप है ना फ्रेंड्स, ये प्रशांत महासागर में कहाँ है, प्रशांत महासागर में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना, ये बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है ना। चाहे बीपीएससी की जो भी एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, स्वेज नहर जोड़ती है। फ्रेंड्स, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो स्वेज नहर है ना, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है स्वेज नहर। बात आई है स्वेज नहर फ्रेंड्स ना, तो इसकी जो निर्माण हुआ था वो 1869 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1869 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, जो कि विश्व की सबसे बड़ी, ये भी आपको याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर भी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। कौन सी नहर? तो स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा प्रश्न आपके सामने। ठीक है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, पनामा नहर जो है ना, ये प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। यानी पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, कह रहे हैं मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की जो सुविधाएं हैं प्रश्न ये पूछ रहा था। याद रखिएगा, वो हिंद महासागर से चीन सागर तक है। आने जाने की सुविधाएं कहाँ तक है? तो हिंद महासागर से चीन महासागर तक है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। जो सुंडा ट्रेंच है ना फ्रेंड्स, ये किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो है ना, एक तो जावा द्वीप और दूसरा सुमात्रा। ये जावा और सुमात्रा, ये दोनों द्वीपों के समांतर स्थित है फ्रेंड्स। कौन सा द्वीप? तो सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच जो है वो जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के समांतर है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स कि इसमें से आंसर क्या होगा, तो विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, बात आती है फ्रेंड कि सुंडा ट्रेंच उपस्थित कहाँ है। तो ये सुंडा ट्रेंच जो है ना फ्रेंड्स, ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत बताती है। ओजोन परत क्या बताती है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जो ओजोन परत है ना, ये बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किमी ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत जो है ना, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर पर स्थित है जो परत है, वही क्या है? ओजोन परत है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। यानी किस देशांतर पर स्थित है। तो जो काहिरा का समय है वो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे। ग्रीनविच का मतलब होता है फ्रेंड्स जो जीएमटी है, जीएमटी जो कि लंदन में है। जीएमटी ग्रीनविच नामक स्थान से है। मध्याह्न जो आपका समय, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है, वहाँ से 2 घंटा आगे है। तो कितना होगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप सबको पता है
कि एक अंश बराबर क्या मिनट होता है, 4 मिनट। एक अंश बराबर 4 मिनट होता है तो 2 घंटे में कितना मिनट होता है, 120 मिनट होता है। तो अब इसमें आप गुणा कर दो, इसमें आप गुणा कर दो, किसमें 120 मिनट आ रहा है। तो सर कहेंगे कि हमने 4 का अगर गुणा कर दिया 30 अंश पश्चिमी देशांतर में तो यहाँ भी 120 मिनट आता है, जबकि पूर्वी देशांतर में भी 4 का गुणा कर दिया तो यहाँ भी 120 मिनट आता है, यानी दोनों जगह मतलब 2 घंटे आ रहे हैं। अब प्रश्न पूछ जा रहा है कि 2 घंटा आगे है, तो याद रखिएगा ये अगर मान के चलिए ये अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा है, अगर इसके इस साइड अगर बढ़ेंगे पूर्व देशांतर की तो समय प्लस में होता है, और इसके इधर बढ़ते हैं तो समय किस में होता है, माइनस में होता है। तो यानी पश्चिम देशांतर की समय घटना चाहिए, तो 2 घंटा आगे बता रहा है, न कि 2 घंटा पहले बता रहा है। तो 2 घंटा आगे का मतलब है कि सीधी सी बात है ये किधर होगा फ्रेंड्स, तो पूर्व की ओर होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है काहिरा, जिसका समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। महाद्वीप जो अलग हुए ना फ्रेंड्स वो विवर्तनी क्रिया से हुए। कैसे हुए, विवर्तनी क्रिया से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्लेट विवर्तनी की जो घटना हुई ना उसी से महाद्वीप जो है अलग अलग भागों में बढ़ गए। ठीक है, पहले आपको पता है पहले हमारा जो महाद्वीप था एक विशाल भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था, फिर 2 भागों में बटा, फिर आगे चल के धीरे धीरे प्लेट विवर्तनी घटना के कारण ये कई टुकड़ों में बढ़ गया जो जाकर के महाद्वीप का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है। जो वलन क्रिया है ना फ्रेंड्स याद रखिएगा ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो तकला मकान मरुस्थल है ना ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अफगानिस्तान में। कहाँ स्थित है, 65 सॉरी एक मंगोलिया में स्थित। तकला मकान कहाँ स्थित है, मंगोलिया में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है। ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बात है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपसे अगर आपसे पूछेगा तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो कौन सा देश है जिसका मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वो देश है लेबनान। क्या हो जाएगा, लेबनान जो है ना फ्रेंड्स ये मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं साझा करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को याद रखिएगा जाना जाता है फ्रेंड्स पंपास के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, पंपास, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि पंपास किस प्रकार का घास स्थल है, तो ये फ्रेंड्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। याद रखिएगा कैसा है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है पंपास। तो ये भी आपको याद रखना है। वही वेल्ड कहाँ है, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड कहाँ स्थित है, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेपीज बात करें फ्रेंड्स तो ये यूरेशिया, याद रखिएगा यूरोप और एशिया के बीच स्टेपीज है। और प्रेयरी जो है ना फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका में है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सिडनी शहर है ना ये किसी देश की राजधानी नहीं है बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में। वहीं अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो है भूमि। क्या है, भूमि, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न कह रहा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, ये मैंने अभी बताया। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन है ना वो है 35 पीपीटी। कितना है, 35 पीपीटी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, कितना फ्रेंड्स, तो 35 पीपीटी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में कौन औसत सर्वाधिक है। निम्नलिखित सागरों में किसका औसत सर्वाधिक है, तो मृत सागर का औसत जो है वो सर्वाधिक है। यानी लवणता के मामले में किस सागर में सर्वाधिक है, लवणता किस सागर में सर्वाधिक लवणता है, तो है मृत सागर। याद रखिएगा ये माना जाता है फ्रेंड्स ना लवणता अधिक होने के कारण व्यक्ति डूबता नहीं बल्कि इसमें व्यक्ति तैरता ही रहता है। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। कौन सी है फ्रेंड्स, अमेजन नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो फ्रेंड्स वो जोड़ती है बाब अल मंदेव। कौन जोड़ती है तो बाब अल मंदेव जोड़ती है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, वहीं हारमुज जल संधि की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये फारस की खाड़ी को, याद रखिएगा फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है ना। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है कौन, तो हारमुज जल संधि। वहीं मलक्का जल संधि की बात करें तो याद रखिएगा ये अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, अंडमान सागर को चीन सागर से जोड़ने का काम करता है कौन फ्रेंड्स, तो आप बताएंगे मलक्का जल संधि। वहीं बोस्पोरस जल संधि की बात करें तो यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, काला सागर व मरमरा सागर, काला सागर व मरमरा सागर को जोड़ने का काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का पहले विकल्प आप जान लेते हैं, उसके बाद हाँ अत्यधिक गर्म की बात करें तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सहारा है, ये भी आपको याद रखना है। अत्यधिक ठंडा की बात करें तो अत्यधिक ठंडा जो है फ्रेंड्स वो कौन सा है, अंटार्कटिका अधिक ठंडा है क्योंकि यहाँ पर बर्फ। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, तो अत्यधिक वर्षा होती है याद रखिएगा चेरापूंजी में, ये भी आपको याद रखना। अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है, तो चिली में। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 4, 3, 2, 1 यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यधिक गर्म स्थान सहारा का मरुस्थल, ठीक है ना। अत्यधिक ठंडा स्थान अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है जो कि मेघालय में पड़ता है। अत्यधिक सूखा स्थान चिली है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस मिट्टी में केसिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कैपिलरी यानी केसिका सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है चिकनी मिट्टी में। किसमें होती है, चिकनी मिट्टी में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ होती है, तो चिकनी मिट्टी में होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाले देश की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा वो कोई और नहीं है बल्कि कौन है, चाइना है। कौन है, चाइना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो फ्रेंड्स कुलगार्डी की बात करें तो यहाँ पर जो है सोना खनन होता है। क्या होता है, सोना खनन होता है कुलगार्डी में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आती है कि कुलगार्डी है कहाँ स्थित, तो ये फ्रेंड्स ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जहाँ पर सोना खनन किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस सोने खनन यानी कुलगार्डी की खोज कब किया गया था कि यहाँ पर सोना है। तो इसकी खोज किया गया था 1892 में। कब किया गया था, 1892 में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका आंसर तो ऐसे बदलता रहता है। ये जो है फ्रेंड्स 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो पूछा कि 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ हुआ है, तो ये पूछा है। तो ये इसका आंसर आप सर्च करके देख लीजिएगा। हालांकि मैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाइना, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है फ्रेंड्स भारत। अपना प्यारा भारत देश जो है ये विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है एल्युमिनियम के मामले में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। तो तेल के कोष जो है ना फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा याद रखिएगा ये है वेनेजुएला में। कहाँ है, वेनेजुएला में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि कोयले का सामान्य प्रकार क्या है। तो कोयले का सामान्य प्रकार होता है बिटुमिनस। क्या होता है फ्रेंड्स, बिटुमिनस जो होता है कोयले का सामान्य प्रकार होता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धतः शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धतः क्या क्या शामिल होता है। तो वो शामिल होता है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो याद रखिएगा कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन शहर। कौन सा, लंदन शहर हो जाएगा इंग्लैंड का, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? तो जो साफ रात होती है वो मेघी यानी बादलों की रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। आपने देखा होगा अगर बादल घेरा होता है तो गर्मी होती है, जबकि साफ मौसम रहता है तो उस समय ठंडी रहती है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ये होता है विकिरण के कारण। किसके कारण होता है? विकिरण के कारण, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन क्या इंगित करता है? ये करता है फ्रेंड्स कि साफ आकाश को, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और मरुस्थल पर तापमान के बढ़ने से, यानी ये तीनों पॉइंट जो है ना ये मानसून का निवर्तन इंगित करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको मिलान करना है। कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो विकल्प नंबर बी का जो मिलान है वो बिल्कुल सही है। यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ना फ्रेंड्स गरज के साथ वर्षा होती है। याद रखिएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो होती है ना वो गरज के साथ वर्षा होती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो अभी तो मैंने बताया फ्रेंड्स कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र का गरज के साथ वर्षा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? जो आपके सामने 4 क्षेत्र दिए हुए हैं, इन चारों क्षेत्रों में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये पंपाज में नहीं है। कहाँ है? पंपाज में नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जिसका नाम है पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो याद रखिएगा जो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति है पिग्मी, ये पाई जाती है कांगो नदी के बेसिन में। कहाँ पाई जाती है? कांगो नदी के बेसिन में। तो ये भी आपको याद रखना है। ये ऐसी जनजाति है ना फ्रेंड्स जो पेड़ों पर घर बनाकर रहती है। ये भी याद रखिएगा, पेड़ों पर घर बनाकर रहने वाली ये जनजाति है। अच्छा, ये जो झोपड़ी पेड़ों के ऊपर बनाती है ना फ्रेंड्स, इस झोपड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है। इस झोपड़ी को याद रखिएगा मोंगलस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोंगलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है कि पिग्मीज निवासी हैं। पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो पिग्मीज है ना ये निवासी हैं अफ्रीका के। कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक्सकिमो निवासी हैं। एक्सकिमो जो जनजाति है ना ये कहाँ के निवासी हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक्सकिमो जनजाति जो है ना ये कहाँ पाई जाती है? तो कनाडा के निवासी हैं, यानी कनाडा में पाई जाती है। अधिकतर जो एक्सकिमो जनजाति है ना फ्रेंड्स ना ये उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है। कहाँ रहती है? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा जो एस्पेरांटो है ना ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको पता होगा वो चाइना है। कौन है फ्रेंड्स? चाइना। चीन एक ऐसा देश है जो विश्व में रेशम के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एक प्रश्न छूट गया। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? तो जो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये कहाँ पैदा होता है? तो ये पैदा होता है चाइना के अंदर। कहाँ पैदा होता है? चाइना के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा या सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो फ्रेंड्स वो देश है ईरान। कौन सा है? ईरान, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो देश है ईरान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो पत्थर के कोयले के भंडार में फ्रेंड्स याद रखिएगा वो देश जो है ना वो है चाइना। चाइना जो है ना ये अग्रणी है इसके भंडार में, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल उत्पादन करता है सऊदी अरब। कौन करता है? सऊदी अरब, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो है कजाकिस्तान। कौन है? जो कजाकिस्तान है ना फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके सामने कि टिन मिलता है, टिन कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो ये मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। कहाँ मिलता है? प्लेसर निक्षेपों में टिन मिलता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न था ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न था। वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न जो कि बीपीएससी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।